Good morning, students. Welcome again to our second class of 7 ages of man. Yesterday, as we had just learned 3 ages of man. First one was infant, second one was schoolboy, and third one was lover. Again, after this short review, we move on to the poem. First, a short briefing. The first age was of infant, मासूम बच्चा. क्या बताया था? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, जो रोता है और उल्टी करता है इन नर्सिस आर्म, एक दाई माँ के हाथों में. देन द विनिंग स्कूल बॉय, एक ऐसा स्कूल जाने वाला लड़का जो स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखता है. ये कैसे पता चलता है? बिकॉज ही इज क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक घोंघा जो होता है उसके जैसे बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है. देन ही मूव्स ऑन हिज नेक्स्ट एज एंड ही बिकम्स अ लवर, वो एक प्रेमी बनता है. लेकिन एक प्रेमी, अब फेल लवर जिसको बोलेंगे, शाइंग लाइक अ फर्नेस, जो भट्टी के समान आहें भर रहा है. कल भी बताया था मैंने, व्हाट इज शाइंग लाइक अ फर्नेस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे भट्टी गर्म होती है वैसे वो और तपती जाती है, उसकी क्षमता गर्म करने की, पिघलाने की बढ़ जाती है. तो अंदर ही अंदर वो बहुत घुट रहा है एंड ही इज़ वेरी सैड. और क्या करता है? ही राइट्स बैलेड्स. बैलेड्स का मतलब होता है दुख भरे गीत. वो दुख भरे गीत लिखता है. एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. उसकी जो प्रेमिका है उसकी आईब्रो, बोहे के ऊपर नहीं लिख रहा है. अगेन अंडरस्टैंडिंग दिस कि वो उसकी सुंदरता के ऊपर लिख रहा है. आईब्रो यहाँ पर एक रिलेट किया गया है, बिकॉज इफ एनीबडी हैज एनी सपोज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, तो उसका फर्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट कम्स ऑन हिज आईब्रो. तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि वो उससे नाराज है. देन नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट एज एंड दैट वन इज द फोर्थ एज. वो है सोल्जर की. सैनिक कैसा होता है? एक सैनिक की क्वालिटी क्या होती है? फर्स्ट होती है हिज फिजिकल फिट, बराबर. एंड सेकंड, ही इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है. इसका मतलब ये नहीं कोई झगड़ालू है, इसका मतलब कि वो कभी भी मोर्चे पे ऑन द फ्रंट ही नेवर बैक्स अप, वो कभी पीछे नहीं हटता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीबो गरीब शपथ कस्में खा रखी है. कस्में खा रखी है मातृभूमि के लिए, कस्में खा रखी है अपनी बहादुरी दिखाने के लिए. एंड सडन एंड क्विक इन क्वारल, हमेशा चौकन्ना होता है. सैनिक कैसा होता है? मुस्तैद होता है. इज क्विक इन क्वारल, हमेशा लड़ने के लिए तत्पर होता है. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. नाउ कम्स अ वर्ड बबल. व्हाट इज बबल? बुलबुला, साबुन का बुलबुला. उसकी कितनी देर होती है उम्र? कुछ देर. जैसे बबुला बनता है और कुछ देर में बबल जो है वो फट जाता है. तो जो सैनिक होते हैं जब वो किसी युद्ध में प्रदर्शन करते हैं, इसको हम ऐसे बोलेंगे जैसे किसी मैच में कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसके प्रदर्शन को उस मैच तक याद रखा जाता है, अगले मैच में उसको वापस शुरू से प्रदर्शित करना होता है. और सैनिक के साथ में भी विद द सोल्जर द केस इज द सेम. व्हाट हैपेंस दैट दे ऑल सीक फॉर दैट रेपुटेशन. वो चाहते हैं कि सभी इस युद्ध में मुझे याद रखें, लेकिन उस रेपुटेशन की आयु कितनी होती है? कुछ देर के लिए. बिकॉज इन द नेक्स्ट वॉर, अगली लड़ाई में, अगली बैटल में, ही हैज टू स्टार्ट विथ हिज अगेन न्यू zeal एंड हिज ब्रेवरी. अपने उस जोश और बहादुरी से वापस लड़ना होता है. सो द फोर्थ एज इज ऑफ सोल्जर. एंड नाउ यहां पे कुछ क्वालिटीज बता रखी है. एक वर्ड आया है, एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड. नाउ दिस PARD पार्ड इज अ एनिमल, लेपर्ड, चीता बोलते हैं ना जिसको, वो चीते के समान है. और यहाँ पे देखिए आप, बियर्डेड, अगर आपने देखा होगा चीते कि यहाँ पर छोटी सी दाढ़ी जैसा होता है ना, तो उसको यहाँ पर एक रिप्रेजेंट किया गया है दैट ही इज क्विक एज अ लेपर्ड. देन अब उस बहादुरी के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज ब्रेवरी, व्हाट इज रेडी टू डू? इवन इन द कैनन्स माउथ, वो तोप के मुंह में भी जाने को तैयार है. इट मीन्स दैट ही इज रेडी टू फेस अ कैनन, एक तोप का भी सामना करने को तैयार है. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वो अपने मरने से नहीं डरता है. एंड देन द जस्टिस, दिस इज द फिफ्थ एज. अब वो बन जाता है न्यायाधीश, जज बन जाता है. और वो क्या करता है? विथ आईज सीवियर, अब उसकी आंखें जो है वो गंभीर हो गई है, बिकॉज नाउ ही इज बिकम मैच्योर. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, पहले जो उसकी दाढ़ी जो थी बहती हुई फ्री फ्लोइंग, अब वो फॉर्मल कट में परिवर्तित हो गई है. फुल ऑफ वाइज सॉज, और उसके पास में इतनी सारी कहावतें हैं किसी भी प्रकरण के लिए, किसी भी मुकदमे के लिए, कि लोगों को वो उन कहावतों से वो समझा सकता है. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस,
कहावतें होती है भूतकाल से जुड़ी हुई, और मॉडर्न इंस्टेंस आज के वाक्य, यानी कि वो आज की इस दुनिया में क्या चल रहा है उससे भी वो भली भांति परिचित है, इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड हिम, एंड सो व्हेन ही इज गिविंग जस्टिस, जब वो न्याय कर रहा होता है वो इन दोनों चीजों का उपयोग करता है, ऑफ द सोज कहावतों का, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस आज के जमाने की घटना होगा, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना पार्ट निभाता है. सी नाउ द ग्राफ दैट a man lives in his age starts like this. अभी तक यहाँ तक आ गए हम यहाँ पे. First one was infant, second was school boy, third was lover, fourth one was a soldier, and fifth one was justice, means judge. Now from here he retires. अब वो retire हो गया है. अब क्या कह रहे देखिए, and so he plays his part. The sixth age shift. Now it comes of shifting. आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि जो काम करते हैं, मुस्तैद होते हैं, चुस्त होते हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, अपने रहन सहन पे ध्यान देते हैं, अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं वो सुस्त हो जाते हैं. दाढ़ी बढ़ रही है, हर कोई कपड़े पहन लिए. अच्छा, साथ में जैसे वो बूढ़े होते हैं वो कमज़ोर भी हो जाते हैं. तो वो जो कपड़े पहले उनको बराबर फिट बैठते थे अब वो ढीले हो गए हैं. सो यहाँ पे आकर दिए द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन, कमज़ोर एंड स्लीपर्ड पैंटलून. पतलून जो वो उतर के जा रही है क्योंकि अब उसका शरीर उतर गया है. विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, यहाँ पर चश्मे लगे हुए क्योंकि हिज आई साइट हैज बिकम वीक, आंखें कमजोर हो गई है. एंड पाउच ऑन साइड, पेट जो वो लटक गया उसका, इसलिए उसको पाउच बोलते हैं. ही इज यूजफुल होज, होज का मतलब होता है मोजे. देखिए आपके जो मोजे होते हैं ना, एक तो पहले से दे आर इलास्टिक, और वो धीरे धीरे जैसे पुराने होते हैं ना ढीले हो जाते हैं. ऊपर से इसका शरीर कमजोर पड़ गया है, इसकी वजह से क्या हो गया है, अब जो देखिए हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, जिसको उसने अच्छे से बचा करके रखे थे, अ वर्ल्ड टू वाइड, अब उसकी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है. उन मोजों में पैर डालता है लेकिन पैर ढीले पड़ते हैं, मोजे ढीले पड़ते हैं. फॉर हिज श्रंक शैंक, उसके पतले पड़े हुए, श्रंक का मतलब सिकड़े हुए, उस पैरों के लिए उसके मोजे जो है वो बहुत बड़े हैं. एंड हिज बिग मैनली वॉइस, पहले जो सैनिक था, पहले वो जज था, उसकी आवाज में रौब था, गर्जना थी, आवाज भारी जो थी उसकी, बड़ी रौबदार आवाज थी. बट आफ्टर हिज बिकम ओल्ड, बूढ़ा होने के साथ उसकी आवाज जो है वो अब पतली पड़ गई है, अब वो गर्जना नहीं रही, वो भारीपन नहीं रहा. टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, क्योंकि अब ओल्ड एज में आ गया, उसके एक दो कोई दांत 2-3 टूट गए हैं. सो वेन एवर ही ट्राइज टू स्पीक, उसकी आवाज में से सीटियां बजती है, उसको ट्रेबल बोलते हैं, आवाज पतली हो गई है. एंड विशल्स इन द साउंड, इसीलिए उसकी आवाज में सीटियां आती है. लास्ट सीन ऑफ ऑल, और अब वी कम टू द लास्ट वन. लास्ट सीन किसको बोलेंगे, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो उस इतनी इवेंटफुल, कितना घटनाक्रम था. शुरू करते हैं एज ए इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जज, एंड देन रिटायर्ड. इतना घटना जिंदगी, वो कितना कुछ देखा उसने. अब वो ये इवेंटफुल हिस्ट्री, इतना बड़ा इतिहास अब खत्म होने को आया है. इन इज सेकंड चाइल्डिशनेस, अब वो दूसरे बचपन की तरफ बढ़ रहा है. ऐसा कहते हैं कि बचपन और 55 की उम्र एक समान होती है, इसीलिए ये उसका लास्ट स्टेज है. मियरली ऑब्लिवन, केवल एक उसके मस्तिष्क पर, स्मृति पटल पर केवल कुछ यादें रह गई है. अक्सर आपने सुना होगा अपने दादा दादी को या उनको कहते हुए कि वो क्या करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में, क्योंकि अब उनके पास केवल उनकी यादें ही रह गई है ना. कभी आपने ऐसा सुना होगा कि कोई दादाजी कहते हैं कि इस पेड़ पे तो हम ऐसे चढ़ जाते थे, अभी वो नहीं चढ़ सकते क्योंकि अब उनकी विस्मृति बन गई है. दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सेंस टीथ, बिना दांत के, बच्चे के दांत नहीं होते लेकिन बूढ़ों के भी दांत नहीं होते. सेंस आईज, अब उनकी आंखें भी नहीं, आंखें कमजोर हो गई है. सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, और इन सब चीजों के रहित उनका जीवन जो है वो अंत की तरफ बढ़ जाता है. इन अवर नेक्स्ट क्लास में इन सारी एजेस के बारे में आपको डिटेल में और इलेबरेट करूंगा, सो दैट यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. ओके, थैंक यू. हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां यानी प्रिपरेशन मेथड. फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था एल्केन्स. एल्केन से अगर हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो हमें हेलो एल्केन्स का मिक्सचर मिलता है. मेथियन का करेंगे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमको हेलो एल्केन का मिक्सचर मिलता है.
यानी क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। और अगर हम प्रोपेन लेते हैं तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन का मिक्सचर मिलता है। यानी कि प्योर हेलो एल्केन हमें नहीं मिलती है और इनका हम डिस्टिलेशन भी नहीं कर सकते, यानी वो प्रभाजी आसन से भी पृथक नहीं कर सकते हैं। और यह जो मेथड है उससे जो एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण मुक्त मूलक क्रिया विधि से होता है अल्ट्रावायलेट किरणों की प्रेजेंस में। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है। एल्कीन पर HX के योग से, HX मतलब हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल, HX, HCl, HBr एंड HI, ये हेलोजन एसिड्स है। इनके HX का योग हम एल्कीन पर कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हेलो एल्केन मिलते हैं। ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, योगात्मक, प्रतिस्थापन, पुनर्विन्यास, ये हमने, और मुक्त मूलक क्रिया विधि से। तो मुक्त मूलक क्रिया विधि का एग्जाम्पल आपने पढ़ा पिछले वाले, एल्केन का क्लोरीनीकरण करने पर हमें हेलो एल्केन मिलती है, वो मुक्त मूलक क्रिया विधि से होता है। एल्केन पर अगर हम HX का योग करते हैं और हमें हेलो एल्केन मिलती है, उसका निर्माण इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो वहां अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। इन पर जैसे और सारे लुईस एसिड्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से इसका निर्माण होता है। HX का योग 2 तरह से होता है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार और प्रति मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। ये मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले अभिक्रियाएं कितने प्रकार की, योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। योगात्मक में क्या होता है, जुड़ते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहले जुड़ता है, प्रतिस्थापन में हटते हैं। तो ये हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल एल्कीन, ये एल्कीन है। अब एल्कीन 2 तरह की होती है, सममित और असममित। सममित मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान था, ये सममित एल्कीन है। और असममित मतलब ये देखिए आप, ये असममित एल्कीन। सममित एल्कीन पर अगर आप हेलोजन जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड हटेगा, यानी कि ये सिग्मा और ये पाई, डबल बॉन्ड हटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे और दोनों जगह क्या हो जाएंगे, हेलोजन हो जाएंगे। यानी क्या बन जाएगा, सॉरी, ये है क्लोरीनीकरण। अगर इसकी जगह मैंने क्या जोड़ा, इस सममित एल्कीन पर HCl जोड़ा। अब ये क्लोरीनीकरण किया था तो आपने कहीं भी डबल बनाया, ये भी योगात्मक अभिक्रिया है, लेकिन HCl का योग कर रहे हैं हम सममित, यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब आप देख लेना कि जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, उनके तरफ दोनों सेम एल्केन ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सेम है। अगर मैंने HCl का एडिशन कराया या योग कराती हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्कीन पर HX का योग योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही को आप देखना कि HCl को आप तोड़ो, H और Cl, H पे क्या होता है प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, और Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले आपके जुड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। डबल बॉन्ड हटेगा। अब अगर बॉन्ड, इधर बॉन्ड ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड ट्रांसफर कैसे होता है, ये देखिए आप,
ये बॉन्ड अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो गया, इस पे प्लस और इस पे क्या आ जाता है माइनस चार्ज। अब जैसे ही हम HX का योग कराते हैं, HCl कराया, HBr कराया, किसी का भी कराया, तो H पे क्या है प्लस, प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा माइनस के वहां, और Cl पे क्या है माइनस है, तो वो कहाँ जुड़ेगा प्लस पे जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल होगा और ये क्या बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इसकी रिएक्शन होती है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, लेकिन सममित में कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो पहले क्या जुड़ेगा CH2 पे क्या जुड़ेगा, ये वाला प्लस बचा रहेगा और इसके बाद में लिखा है Cl, यानी एक तरफ जाके H जुड़ेगा और एक तरफ Cl, यानी क्या बन जाता है, कहीं भी जोड़ सकते हो Cl और ये CH3, यानी हेलो एल्केन बनती है। यानी कि सममित में आप कहीं भी H और कहीं भी Cl जोड़ सकते हो। लेकिन अगर असममित एल्केन लेते हैं, अगर असममित एल्केन लेते हैं तो मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग योग होता है। अब मार्कोनिकोफ नियम क्या है, तो मैं अब एग्जाम में आपके दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक प्रति मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार जिसको हम खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोफ नियम, और एक है मार्कोनिकोफ नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन पर HX का योग अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ नियम। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, तो ये असिमेट्रिक, असिमेट्रिक ये देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, ये एक तरफ R ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या है, इस तरफ CH3 है, लेकिन इस तरफ क्या है CH3 नहीं है, तो ये क्या है सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है। अगर हम यहाँ पर ये देखिए, इस पर हम HX का योग कराते हैं, यानी HCl, HBr, HI जो भी जोड़ना है आपको, HCl का योग कराते हैं। अब ये डबल बॉन्ड है, तो ये कहाँ H जोड़े और कहाँ Cl जोड़े, तो ये मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग होता है। किसी भी एल्कीन पर HX का योग मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकोफ नियम क्या है, किसी भी असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त मतलब क्या होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उस पर किसी पोलर कंपाउंड, पोलर मॉलिक्यूल यानी ध्रुवीय यौगिक या ध्रुवीय अणु का अटैक कराया जाता है, यानी उसमें जोड़ते हैं। तो ध्रुवीय यौगिक का ऋणात्मक भाग, यानी अब इसमें ये माइनस और ये प्लस है, माइनस वाला भाग उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन के नंबर क्या होते हैं कम होते हैं। अब देखिए इस डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, यहाँ अगर अलग से देखें तो ये देखिए आप, इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे कितना एक ही हाइड्रोजन है, ये देखिए एक हाइड्रोजन और इस, तो ये Cl कहाँ जुड़ेगा यहाँ, यानी क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ जुड़ेगा Cl और यहाँ क्या होगा इस CH2 पे क्या जुड़ेगा, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ नियम। आप कहीं भी आ जाए, अगर आपको माइनस वाला भाग कहाँ जोड़ना है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे आप देख लेना, जहां पे भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम है उस पे जाके आपको क्या जोड़ना है हाइड्रोजन, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ नियम। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है ये देखिए आप, अगर मैं इस पे HCl का या HX का एडिशन कराती हूँ, अब बॉन्ड ट्रांसफर की कंडीशन कितनी होगी, 2 तरह की, इधर भी ट्रांसफर हो सकता है इधर भी ट्रांसफर होगा। अगर इधर ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अगर बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब ये बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन यानी प्राथमिक कार्बोधनाइन, और ये बना सेकेंडरी यानी द्वितीयक कार्बोधनाइन। ये भी हमने 11th में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा तृतीयक कार्बोधनाइन स्टेबल होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी यानी द्वितीयक, और उसके बाद क्या होते हैं प्राइमरी। तो ये क्या अनस्टेबल होने के कारण रिएक्शन क्या होती है इस प्रकार होती है। अब हम HX का योग कराते हैं, ये H और ये Cl,
अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन सा हो गया, ये प्लस और ये माइनस, यानी पहले कौन सा जुड़ेगा, ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। प्राथमिक कार्बोकेटायन से सेकेंडरी यानी द्वितीयक कार्बोकेटायन क्या होता है, और ज्यादा स्थायी होता है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है। तो क्या बनेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हुई, मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ा, उस कार्बन पर जाके जुड़ा जिसपे डबल बॉन्ड पे क्या है, हाइड्रोजन कम है। ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कहीं भी एग्जाम में आ जाए, ये तो मैंने आपको रूल समझाया है, अगर एग्जाम में कहीं भी आ जाए, जैसे एग्जाम्पल ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डबल बॉन्ड ये दे दिया, ये होगा, और इस पे HX की रिएक्शन करें, HCl। एग्जाम में आ गया, ये आपके यहाँ डबल बॉन्ड है और आपको का प्रोडक्ट देना है। तो अब इस कार्बन पे देखो, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे कितना है, हाइड्रोजन नहीं है, या तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ही हो और या नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, तो यहाँ जुड़ेगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहाँ आके हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी डबल बॉन्ड हटा के अपने को क्या जोड़ना है, उस कार्बन पर जाके हाइड्रोजन जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम है, और उस पे हाइड्रोजन जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन नंबर क्या है, ज्यादा है। तो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आपके क्या हो गया, होगा। अब है एंटी मार्कोनिकॉफ। यही रिएक्शन में अगर ऐसे दे देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HBr, आपको रिएक्शन HBr से देनी है, HCl से, और एंटी मार्कोनिक की रिएक्शन मुक्त मूलक क्रिया विधि से होती है, इसीलिए आपको HCl और HF के साथ रिएक्शन नहीं देनी है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कोई परोक्साइड, अगर परोक्साइड लिखा हुआ है, बनेंगे तो हेलोएल्केन, लेकिन बनेंगे किससे, एंटी मार्कोनिक को। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाकर जुड़ता है, यानी कि उल्टा होगा। अब रिएक्शन पे यहाँ पे क्या, हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ हेलोजन यहाँ जुड़ेगा, यानी X यहाँ कोई भी है, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। तो कोई भी परोक्साइड R की जगह जैसे C6H5 कुछ भी हो सकता है। ये परोक्साइड किसे कहते हैं, ये ऐसे बॉन्डिंग होती है कंप्लीटली, अगर देखा जाए तो परोक्साइड R C6H5 भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बेंजोइल परोक्साइड लिया, तो ये बॉन्ड टूटता है, मुक्त मूलक क्रिया विधि से रिएक्शन होती है, आपके मैकेनिज्म नहीं है। आपको केवल अगर यहाँ पर परोक्साइड लिखा हुआ है, ये मैं अलग से एक बार और आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये लास्ट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे परोक्साइड लिखा हुआ है और यहाँ पे किसका एडिशन है, HCl का, तो आपको क्या बनाना है, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे आपको इस पे हेलोजन जोड़ना है और इस पे हाइड्रोजन जोड़ना है। और परोक्साइड लिखा हुआ है तो आपको किस पे जोड़ना है, इस पे हाइड्रोजन जोड़ना है और इस पे हेलोजन, यानी कि यहाँ बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन और यहाँ बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। तो ये कंप्लीट द रिएक्शन में आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर परोक्साइड लिखा है तो आपको Cl या हेलोजन कहाँ जोड़ना है, डबल बॉन्ड हटा के ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, और अगर परोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो आपको कम नंबर वाले कार्बन पे। ये आज का आपके टॉपिक है एल्कीन पर HX के योग से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हम आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों,
आज हमारी पाँचवीं क्लास है, पार्ट 5 और लेसन 1 का। ठीक है, आज हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था उसके आगे टॉपिक जो है उसको अपन कवर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन समझते हैं क्या है ये। देखो, विद्युत द्विध्रुव है ना, मैंने समझाया था कल की क्लास में, लेकिन वापस समझाया था आपको। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। देखो क्या होता है ये, तो मैं क्या बोलूँगा, जब दो समान परिणाम है ना, दो समान परिणाम, कैसा परिणाम होना चाहिए, समान परिणाम, समान परिमाण, परिमाण मतलब वैल्यू, ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है, और विपरीत प्रकृति की, क्या बोल रहा हूँ मैं, विपरीत प्रकृति, ठीक है, विपरीत प्रकृति। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं, दो, कितने, दो, जैसे एक तो हो गया प्लस और एक हो गया यहाँ पे माइनस। अगर वो एक अल्प दूरी पर हो, है ना, तो ये किसका निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। व्हेन द टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर, ना, सेम वैल्यू बट डिफरेंट नेचर, सेम वैल्यू एंड डिफरेंट नेचर आर पुट एट ए स्मॉल डिस्टेंस आर दे बिल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो समान आवेश हैं, वो विपरीत प्रकृति के हैं और वो कुछ अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो क्या है इसका, ये कितनी बार पूछा गया है, 2019 में आया है, ठीक है, 2016 में भी आया, 2009 में आया, इस तरह से बहुत सालों में पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बारे में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिणाम, ठीक है, कोई एक आवेश है, उसका परिणाम Q व उसके मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो एक यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, प्लस Q हो गया, इनके बीच दूरी कितनी होगी, यहाँ पे R होगी। ठीक है, अब इनका कोई गुणा होता है, जैसे मान लो कोई भी आवेश ले लो एक, ठीक है, एक आवेश ले लो आप, ठीक है, और इनके बीच में दूरी, ठीक है, जनरली अपन इसको कितना लेते हैं, 2a लेते हैं, कितना लेते हैं यहाँ पे, 2a लेते हैं, कितना लेते हैं अपन, 2a लेते हैं, जनरली जो है इसको कितना लेते हैं, यहाँ पे 2a लेते हैं, 2a, क्लियर है। तो यहाँ पे कोई भी एक चार्ज, उसकी वैल्यू और उसके बीच में दूरी, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है ना, द्विध्रुव की जो दूरी है, ठीक है ना, इस दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, P से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं अपन, P से नोट करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। इसका ये कैसी राशि है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। ठीक है ना, फिर अपन देखें इसका मात्रक क्या होगा, तो इसकी मात्रक के बारे में बात करें अपन, मात्रक क्या होगा भाई, तो मात्रक को ध्यान से समझें, मात्रक क्या होगा, मात्रक अपना होगा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। क्यों कूलाम, देखो Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और यहाँ पे जो दूरी है किसका मात्रक क्या हो गया, मीटर, कूलाम इंटू मीटर होगा। ठीक है ना, ये मात्रा हो गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका विमी सूत्र क्या होगा, तो विमी सूत्र कितना होगा, तो कूलाम का जो भी विमी सूत्र होगा वो, और मीटर का जो विमी सूत्र होगा वो, उसका गुणा करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, इसका जो फार्मूला है m0 L1 T1 A1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में ये निकल के आ गया m0 L1 T1 और A1। ठीक है, ये क्या फार्मूला हो गया अपने पास में, ये विमी सूत्र हो गया, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमी सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, ध्रुवीय अणु। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है, ध्रुवीय अणु। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, उसको बोलते हैं अपन ध्रुवीय अणु। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्या होता है ध्रुवीय अणु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देख लेते हैं।
देखो ध्रुवीय अणु मतलब जो जिसमें ध्रुव होता है, ठीक है ना, क्या होता है ध्रुव। जैसे मान लो कोई अणु है, जैसे H2 हो गया, है ना, इसके बाद में O2 हो गया, ये अणु है, ये क्या होते हैं, ये हमेशा साथ में रहते हैं, ये भी हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो प्रकृति में कुछ ऐसे अणु होते हैं जिसमें साम्यावस्था के धनावेश की केंद्र और ऋणावेश के केंद्र में परिमित पार्थक्य होता है, ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ठीक है। परिमित पार्थक्य क्या होता है, मतलब परिमित पार्थक्य, परिमित पार्थक्य मतलब जिनको अपन पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनके साम्यावस्था में धनावेश जितने भी का केंद्र, धनावेश का मतलब जैसे किसी में प्लस है प्लस है प्लस है, किसी माइनस है माइनस है माइनस है, तो इसका जो केंद्र होगा वो और इसका जो केंद्र होगा वो क्या होंगे, उसमें परिमित पार्थक्य होगा, मतलब थोड़ा सा उसमें क्या हो सकता है, अपन अंतर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अणु हम कह सकते हैं ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में NaCl, ठीक है, फिर नेक्स्ट में होगा H2O, फिर HCl, ये सब इससे एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको बुक में दे रखा है, बुक में पेज नंबर 17 पे दे रखा है, ठीक है। पेज नंबर 17 पे आप जाके देख सकते हो, पेज नंबर 17 पे आपकी बुक में दे रखा है, इसको आप देख लेना। डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए और इसके उदाहरण आपको याद होने चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन उदाहरण याद नहीं होंगे तो आप इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं अपन, और नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होने वाला है वो है विद्युत विध्रुवीकरण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में दो टॉपिक है, समझना इसको, इसमें अपने दो टॉपिक है। हो सकता है आपने एक टॉपिक आज के क्लास में कवर करें और एक टॉपिक कल की क्लास में कवर करें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे लेंदी यही डेरिवेशन है, इसके बाद में कोई डेरिवेशन नहीं आती, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट में कैसे, इसमें दो कारण कैसे बनते हैं, दो केस बनते हैं। जैसे यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, ठीक है, इसको मिलाने वाली लाइन है इस तरह से। तो ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, अक्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल लाइन, क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्सियल लाइन, है ना, क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्सियल लाइन। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, अगर ये लाइन है, यहाँ पे ये -q है और यहाँ पे +q है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के कोई परपेंडिकुलर मैंने पॉइंट है यहाँ पे P ले लिया, और इस पॉइंट पे बोलूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या बोलूँगा मैं, इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलूँगा इसको मैं, इक्वेटोरियल। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है, अक्ष और निरक्ष, ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं निरक्ष, क्या बोलते हैं इसको, निरक्ष रेखा पर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की कल्पना कीजिए या उसको व्युत्पन्न कीजिए, या क्वेश्चन आएगा किसी द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, उसे व्युत्पन्न कीजिए। इस टाइप से दो टॉपिक है जिसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहले अपन लेंगे अक्ष, फिर अपन लेंगे निरक्ष, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए अक्ष वाला, ठीक है, अक्ष रेखा पर, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि एक द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की कल्पना कीजिए या उसको व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो पहले अपन सबसे पहले इसके डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम बहुत जरूरी है, मैंने बोला भी आपको, डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको डेरिवेशन याद हो जाएगी, और डायग्राम अगर याद नहीं हुआ तो फिर आप रटते रहो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे है -q, फिर अपन एक लाइन खींची, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, प्लस का q, ठीक है। ये देखो ये -q है, ये +q है। अब इसकी भी दूरी कितनी मान लिया अपन ने, 2a, क्या मान लिया अपन ने, 2a दूरी है, देखो ये 2a दूरी है ना। फिर अपन इसे सेंटर पॉइंट मान लिया अपन ने, जैसे सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हमने यहाँ पर कोई दूरी मान ली, ये पॉइंट P है जहाँ पे अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना। कितनी दूरी मान ली अपन ने इसकी r दूरी मान ली, क्या मान लिया अपन ने, r दूरी, जिसको क्या निकालना अपन को, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या निकालना अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे -q हो गया, यहाँ पे +q, ये पॉइंट हो गया अपन A, ये पॉइंट हो गया अपना B, है ना, क्लियर है। यहाँ पे पॉइंट हो गया अपना O, है ना, इस तरह से। अब यहाँ देखना, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले मान लो इस आवेशीकरण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो अपन ने मान लिया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मान लिया अपन ने, ठीक है। प्लस की वजह से अपन ने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लिया, है ना, और माइनस की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया,
इधर मान लिया E2, ये लो E2 मान लिया, ठीक है। दो फील्ड हो गए A1 और A2, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अपन को इस पॉइंट P पर मिल जाएगा। डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। हम जानते हैं कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पे देखो KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये फार्मूला होता है KQ/R², लेकिन यहाँ पर अपने पास में एक तो है प्लस, एक है माइनस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया अपन ने, E1 मान लिया, और इसकी वजह से क्या मान लिया अपन ने, E2 मान लिया, ठीक है। तो अपन सबसे पहले E1 और E2 का मान निकालते हैं, ठीक है। E1 का मान निकालते हैं, देखो यहाँ पे E1 का मान निकाल रहा हूँ, ये E1 हो गया, ठीक है। कितना होगा E1, तो KQ/ डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, तो यहाँ पे डिस्टेंस है वो BP, ये B है और ये P है, तो इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है, BP कितना है भाई, कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे लिख दिया मैंने BP का होल स्क्वायर, ये लो बराबर। फिर KQ/BP कितना है, यहाँ से लेके यहाँ दूरी कितनी है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में हमको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, मतलब A निकालना पड़ेगा, लेकिन ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये भी आता है A और ये भी A है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है टोटल, ये सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, R है। इस R में से मुझको क्या निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा, तो मुझको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी R - A, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं R - A का होल स्क्वायर, ये लो। उसी जगह था E2 का मान पूछे, E2 का मान कितना होगा, E2 का मान तो यहाँ पे कितना होगा, KQ/BP है ना, यहाँ पे क्या आएगा, AP आएगा, यहाँ पे लिखो AP आएगा, ठीक है। इस तरह से ये लो, इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है। AP बराबर ये लिख दिया अपन ने। अब देखो कितना होगा, KQ और नीचे क्या होगा, AP का कितना मान आएगा, इसको अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी होगी, R, और ये A और जोड़ दिया, कितना आ गया पे, R + A आ गया, ठीक, कितना आ गया पे, समझ में आया कि नहीं है। ये दोनों वैल्यू निकाल दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर इसकी जो दिशा है वो किधर है, इसकी दिशा, तो ये इस तरफ है, तो BP दिशा में बोल दिया मैंने, BP की दिशा में, ठीक है। और ये किधर है, ये उल्टा है जस्ट, ठीक है। तो BP की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो जब BP दिशा में होता है उसको बोलते हैं अपन P कैप, क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे P कैप बोल देते हैं। और जब ये विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब क्या हो गया, ये उल्टा हो गया ना, E2 देखो, E1 उस तरफ है, तो ये BP की तरफ है, B से P की तरफ है, इस तरफ, और ये उल्टा हो गया, ये P से B की तरफ है, तो उल्टा हो गया, इसको कर दिया अपन, यहाँ पे माइनस का P कैप, समझ में आया कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस की अगर गलती हो गई हमारे पास में तो हम आगे डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे BP है, यहाँ पे ये इसका उल्टा है, तो इसको अपने -P लिख दिया, लेकिन यहाँ पे P लिखा है, P कैप, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का P कैप। क्यों, ये इस दिशा में, ये इसकी विपरीत दिशा में, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस लगा दिया। वेक्टर में हमेशा दिशा परिवर्तित होने पर यहाँ पे अपन माइनस लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है, टोटल कितना होगा यहाँ पे क्षेत्र, देखो यहाँ पे टोटल कितना होगा, बता देता हूँ आपको टोटल कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो क्या आएगा, ये वेक्टर सम हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे वेक्टर सम, किसका वेक्टर सम हो जाएगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है ना, बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण सिद्धांत को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम इनको जोड़ देंगे सिंपली, ठीक है, जोड़ दिया अपन ने। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट में, तो यहाँ पर EP का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे E1 जो भी है वैल्यू, ठीक है ना, वो, और यहाँ पे E2 का मान। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे देखो, ये नेक्स्ट पेज लिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या किया, EP बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। देखते हैं इसको, KQ/E1 का मान क्या निकाला था अपन ने, R - A का होल स्क्वायर, P कैप प्लस नेक्स्ट में क्या था, KQ/ यहाँ पे क्या था, R + A का होल स्क्वायर और माइनस का P कैप, हो गया। अब क्या किया अपन ने नेक्स्ट में, KQ/R - A का होल स्क्वायर
और ये माइनस है ना, इसको अपन आगे ले लिया, इस माइनस को अपन आगे ले लिया, ए क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसको अपन ने कॉस्टल लगा दिया, और हम चाहेंगे तो इस पी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे के क्यू है, यहाँ पे भी के क्यू है, इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, इसको बाहर निकाल दिया, किसको, के क्यू को अपन ने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे 1 कितना नेक्स्ट 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे पी कैप हो गया। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप चलता, अब आपको रटना नहीं है, आपको लगातार चलते जाना। ठीक है, जैसे बोलता है वैसे सोल्व करते जाना। ठीक है, यहाँ पे रटने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें रटना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिजिक्स में अगर डेरिवेशन रटोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, ये बोल देता पहले, फिजिक्स में रटने वाली बात ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आर माइनस ए, ठीक है, आर प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया पूरा पूरा। ठीक है, इसको मैंने पूरा बाहर ले लिया। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो कितना होगा, के क्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको खोलें अपन तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, फिर ये माइनस है, इसको ब्रैकेट खोलें कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ये माइनस और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो माइनस को मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 आर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इसलिए बोल रहा हूँ आपको नोट्स में जब उतारो कॉपी में तो समझते समझते उतारना, समझ के। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर समझोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, इसको लगा दिया। क्लियर है, चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता है, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया मैंने कोई रटा, मैं रटा हुआ नहीं। ठीक है, अपने आप दिमाग में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो ये हो गया। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, मैं के क्यू लिखूंगा, यहाँ पे 4 आर ए लिख दूंगा। ठीक है, और नीचे वाली क्वालिटी वापस लिख दूंगा, और यहाँ पे पी के लिख दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, के क्यू, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे पी के आ गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट में कितना आ गया, के, फिर यहाँ पे क्यू, इसको ना 4 को अपन 2 भागों में तोड़ दिया, 2 × 2 कर दिया। ठीक है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2 को अंदर रख दिया। ठीक है, कितना पे 2a आ गया। समझ में आया कि नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया, कारण है इसके पीछे। ठीक है, और इस 4 को अपन ने इधर बाहर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट में आ गया आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, पी कैप आ गया। अब देखो ये अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ये कितना होता है, Q और 2a, ये जो मल्टीप्लाई होता है कितना बनता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और इसका मान कितना होता है, P होता है। कितना होता है, P, तो कितना आ गया पे, ये अपन लगा दिया यहाँ पे P है ना, और यहाँ पे कितना हो गया, R कैप हो गया, P कैप हो गया। ठीक है, और अपन में यहाँ पे कितना आ गया, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल के आ गया, और इसका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपकी डेरिवेशन समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसको अगर गुणा कराते हैं कितना आएगा यहाँ पे, ये P और P कैप, इसको लिखते हैं अपन 2 के कॉन्स्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आ गया P और P कैप, ये बनता है P वेक्टर बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, P वेक्टर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ये अपन ने 11 में पढ़ा भी है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है P वेक्टर अपॉन इसका जो वैल्यू है वो ये होता है। तो P वेक्टर, इसको अपन ने गुणा कर दिया, P गुणा P कैप, कितना आएगा, P वेक्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके क्या लिख दिया, मैंने P वेक्टर लिख दिया। और नीचे क्या आएगा, R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास मेरी डेरिवेशन खत्म हो चुकी है। क्लियर है, यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। कौन किस पे निकाला था अपन ने, अक्ष पे निकाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन समझ लें एक बार वापस से कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है पहले। सबसे पहले क्या किया अपन ने, पहले E1 का मान निकाला, फिर क्या निकाला, E2 का मान निकाला, फिर क्या कहते हैं अपन जोड़ दिया, जोड़ने पे सॉल्व कर दिया। उसके बाद में जैसे मैथमेटिक्स का जो भी हमारा फार्मूला है इसके हिसाब से अपन को करते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया। ये अपन ये जानते हैं अपन a + b a - b, इसको अपन ने खोला। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर दिया अपन ने, सॉल्व करने पर ये रिजल्ट निकल गया। ठीक है, ये पे। और लास्ट में जो अपन यहाँ पे करने जाएंगे
इसमें भी केस बनते हैं, ठीक है। केस कैसा, जैसे केस वन क्या है कि यदि R बहुत बड़ा है किससे, A से, ठीक है। यहाँ पे केस है इसके, ठीक है। R बहुत बड़ा है तो क्या होगा उस केस में, मैं इसको A को नेगलेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया था लास्ट में कितना आया था, 2AP है ना अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ये निकल के आया था नहीं आया था लास्ट में। अगर मैं R को A से बहुत बड़ा मानता हूँ तो इसको अपन नेगलेक्ट कर लेंगे, और जब इसको अपन नेगलेक्ट करेंगे ना कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2KPR, और ये R का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना, R की पावर 4 हो जाएगा, R की पावर कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पावर कट जाएगी तो कितना आएगा 2K का मान कितना होता है भाई 1/4πε0, ये अब तक K का वैल्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया P आ गया, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे R की पावर Q आ गया। इस प्रकार से आपका ये लास्ट रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। क्लियर है, चलिए 1/4πε0 P/R³, ठीक है। आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। ये अपन ने किस पे निकाला था, अक्ष पे निकाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होना एक्सियल लाइन, ठीक है। इक्विटोरियल अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पिछली क्लास तक अपन ने पढ़ लिया था कि मानव पाचन तंत्र जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में कुछ हद तक पाचन को समझने का प्रयास किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। मैंने आपके सामने एक पाचन का सिस्टम ड्रॉ किया था कि हमारी बॉडी के अंदर पाचन जो होता है कैसे होता है और किन भागों के द्वारा और किन चीज़ों की सहायता से, किन अंगों की सहायता से इस पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो पाचन की जब प्रक्रिया चल रही थी तो मैंने अंग के रूप में आपको बताया था कि हमारी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसके थ्रू पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उस पाचन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आ रहा था हमारा आहार नाल का। उस आहार नाल के अंदर अपन ने एक मुख्य भाग पढ़ा था, इसका मुख, जो इसका क्या है अग्रभाग था। दूसरा पढ़ा था अपन ने इसका पश्च भाग, जिसे अपन गुदाद्वार बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं एनस, जो इसका अंतिम छोर था। ये अपन आहार नाल में पढ़ रहे थे और आहार नाल की मैंने परिभाषा भी आपको बताई थी, याद है क्या बताई थी कि आहार नाल ऐसा एक भाग है जो कुंडलित है, पेशी युक्त है, चिकनी पेशियों से बना हुआ है। इस तरह से भाग बताया था आहार नाल के रूप में। फिर दूसरा पार्ट बताया था इसके अंदर पाचन ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताया था। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर आप जानते हैं कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय, पिट्यूटाइन, इतनी सारी ग्रंथियां। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां भी हैं शरीर की जो हमारे लिए पाचक एंजाइमों का निर्माण करती है, पाचक रसों को निकालती हैं, और वो पाचक रस क्या करते हैं, इस भोजन को पचाने में हमारे लिए हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हम इन पाचक ग्रंथियों को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि ये पाचक ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको टेबल बना के, पाचन ग्रंथियाँ मुख्यतः कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो बहिस्त्रावी, एक अंतःस्त्रावी और एक मिश्रित प्रकार की होती है। और ये जो पाचन ग्रंथियां हैं, ये सब हमारी जो ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां, ये सभी किस में आती है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि हमारी सारी पाचक ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो कितने प्रकार की होगी, बहिस्त्रावी,
अंतःस्रावी और मिश्रित प्रकार की। अब बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? आपने छोटी क्लास में पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अपन यहाँ तो भाई पाचन पढ़ रहे हैं, थोड़ा विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो पाचक ग्रंथियाँ या पाचन ग्रंथियाँ, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने स्त्रवण को, यानी कि जो सिक्रेटिंग मटेरियल है, जो सिक्रेट करते हैं, ये एंजाइम जो सिक्रेट करते हैं, वो एंजाइम सिक्रेट किस में करते हैं? नलिकाओं में। ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ हैं, ये अपना एंजाइम सीधा उन नलिकाओं में या जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स के रूप में ये नलिकाओं में अपने एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। उसी को क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। और दूसरी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये क्या होती हैं? नलिका विहीन है। ये अपने एंजाइमों को किसी नलिका में स्त्राव नहीं करते, तो फिर क्या करते होंगे? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनके अंदर कोई एंजाइम है, ये किसी चीज़ का सिक्रेशन करते हैं, ये स्त्रवण करते हैं या स्त्राव करते हैं, तो ये अपने स्त्राव को कहाँ छोड़ते होंगे? किस में डालते होंगे? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये अपने स्त्राव को कहाँ डालती हैं? ये क्या करती हैं? ये अपने स्त्राव को रुधिर वाहिनियों में या रुधिर नलिकाओं में या रुधिर के साथ अपने स्त्राव को बहाती हैं। ये रुधिर के माध्यम से अपने एंजाइमों को दूसरे एंजाइम तक ले जाती हैं। तो तीसरी आती है मिश्रित। मिश्रित में क्या हो गया? बहि प्लस अंत, ये दोनों शामिल ग्रंथियां हैं। इसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों शामिल है। तो मिश्रित प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या मिश्रित प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, इसमें अपने एंजाइम को ये बाहर और अंदर दोनों तरफ स्त्राव करते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दूं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय ग्रंथि जो है या पेनक्रियास ग्लैंड जो है ना, ये पेनक्रियास ग्लैंड जो है ये आपके मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। ये अपने एंजाइम को बाहर या ट्यूब के अंदर या ट्यूब से बाहर दोनों तरफ स्त्राव करती हैं। अब दोनों बाहर या अंदर कैसे हो सकता है? अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, अग्नाशय अपने स्त्राव को बहिःस्राव और अंतःस्राव यानी कि एक तो नलिकाओं में और नलिका के बाहर दोनों तरफ कैसे स्त्राव करता है, देखे अपन। तो ये अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। अग्नाशय हमारे भोजन के रसों को या भोजन की चीज़ों को रसों के माध्यम से या एंजाइम्स के माध्यम से पचाने का कार्य तो करता ही करता है, लेकिन अग्नाशय कुछ हार्मोन का भी निर्माण करता है, कुछ हार्मोन का भी स्त्रवण करता है, जिसके माध्यम से आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी 11वीं 10वीं में जो आपके सामने आई होगी कि ये कुछ ऐसे हार्मोन का निर्माण भी करता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम होने पर या ज़्यादा होने पर नियंत्रण करने का कार्य इसके द्वारा कुछ हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं जो ये क्या करता है? हमारे नलिका विहीन भाग में स्त्राव करता है। तो ये दो चीज़ों का स्त्राव करता है, एक तो एंजाइम और दूसरा हार्मोन। अग्नाशय क्या कर रहा है? एक तो एंजाइम का भी स्त्रवण कर रहा है और एक हार्मोन का भी स्त्रवण कर रहा है। तो ये एंजाइम का जब स्त्रवण करेगा तो ये एंजाइम को कहाँ डालेगा? बहिःस्रावी भाग में, यानी नलिका युक्त भाग के अंदर ये अपने एंजाइम को डालेगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम हमारे भोजन के रसों या भोजन के भागों में रस मिला के हमारे भोजन को पचाने में सहायता करेगा। दूसरा क्या करेगा? इसका दूसरा भाग है एक हार्मोन। हार्मोन कौन कौन से? अब मैं आपसे पूछूं कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम बताइए। तो अग्नाशय ग्रंथि से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसके कुछ भाग हैं और उन भागों के द्वारा जैसे अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये कुछ कोशिकाएं हैं इसकी, जिसके माध्यम से ये ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन ऐसे कुछ हार्मोनों का निर्माण करते हैं। और जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, इंसुलिन क्या करता है?
अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करके कंट्रोल करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, यदि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है उसे बढ़ा के कंट्रोल में करता है। तो इसके कुछ कार्य हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से अगले अध्याय में जब हमारे सामने ग्रंथियों वाला पार्ट आएगा उसके अंदर इसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। तो हार्मोन का हमें विस्तार से उसी लेसन में देखने मिलेगा। फिर अपन देखते हैं कि ये पाचन का इर्द गिर्द भाग हो गया जिसके अंदर बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी, मिश्रित ये सारी ग्रंथियाँ हो गई। पाचन का आहार नाल देख लिया अपन ने, पाचन ग्रंथियाँ भी पढ़ ली। पाचक ग्रंथियों में मुख्यतः आपके मुख की ग्रंथियाँ भी आएगी जिसके अंदर लार भी सीक्रेट होगी। और ये पाचन ग्रंथियाँ जो हैं वो आपकी बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी, मिश्रित तो ही जाए, लेकिन इसके अंदर मुख्यतः कुछ और ग्रंथियाँ भी थी। जैसे मैं आपको बता दूँ, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। और अग्नाशय के अंतर्गत कुछ भाग हो गए। तो ये पाचन ग्रंथियाँ बहिस्त्रावी भी होती है और अंतःस्त्रावी भी होती हैं। तो पाचक ग्रंथियों में मुख्यतः लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ, ये मुख्यतः पाचक की ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों में अपन देखते हैं कि मुख्य द्वारा जो जीवा है, जो हमारी टंग पोर्शन है, उस टंग पोर्शन के द्वारा या जीवा के माध्यम से लार का जो स्त्रवण होता है उस लार में टाइलिन, एमाइलेज, है ना, ऐसे कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जो भोजन को लसलसा बनाकर उसे पाचन में प्रारंभिक रूप से हेल्प करते हैं। फिर यकृत भी एक एंजाइमेटिक पार्ट है जहाँ से कुछ रस सीक्रेट होते हैं और उस यकृत के माध्यम से भी भोजन को पचाने में हमें बहुत हद तक सहायता मिलती है। तीसरा अग्नाशय पार्ट भी था जिसके माध्यम से हमें कुछ एंजाइम्स ऐसे थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो ये कुछ पाचन का मिश्रित रूप मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने कुछ 5 पद भी बताए थे आपको इससे पहले, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, है ना, बहिस्त्रवण, ऐसे कुछ पार्ट 5 भाग बताए थे। उनको भी अपन विस्तार से कुछ रूप से देखेंगे। तो अब देखते हैं अपन पाचन का थोड़ा मिला जुला रूप, ये बता दिया मैंने आपको। तो इसके आगे का अपन देखते हैं कि और कैसे पाचन के अंदर कुछ और चीज़ें जो आती हैं वो क्या क्या होती हैं। अब अपन देखें, एक विधिवत रूप से देख पाचन को प्रारंभ करें। पहला भाग क्या आता है, मुख। आहार नाल को अपन देखें, अपन ने पाचक ग्रंथियाँ तो अभी थोड़ी बहुत देखी थी, उसके बारे में भी देखा था। अब आहार नाल की बात करते हैं अपन पाचन के अंदर। तो आहार नाल के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सबसे प्रारंभिक भाग आता है आपका मुख। मुख जानते हो 2 ओष्ठ से घिरा होता है अपना मुख, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ, है ना। इसके अंदर एक गुहा है जिसे अपन मुख गुहा भी कहते हैं। मुख के बाद मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लार ग्रंथियाँ भी हैं, जीवा भी है ना, लार ग्रंथियाँ जो जीवा के रूप में पाई जाती है। फिर इसी के अंदर अपने मुख गुहा के अंदर दंत श्रेणियाँ हैं, दांत के प्रकार हैं, दांत हैं जो अपने भोजन को मुख गुहा के अंदर काटने, पीसने, ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंड करने में, कटिंग करने में, टीयरिंग करने में, इन सब में अपना एक रोल प्ले करती हैं। तो अपन लार ग्रंथियों में जाके पहले अपन क्या पढ़ेंगे, दंत के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि दंत के बारे में जब पढ़ते हैं, दंत को अपन नॉर्मली ले लेके क्या कह देते हैं कि दांत हैं तो पचाने में हेल्प करते हैं। तो दांत का क्या रोल है, कोई छोटा सा रोल होता है, छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं अपन के दांत क्या करते हैं। तो दांत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दांत के बारे में अपन पढ़ेंगे, दांत के प्रकार भी पढ़ेंगे, दांत के अलग अलग आकार भी पढ़ेंगे, दंत के सेट भी पढ़ेंगे। एक दांत को अपन देखते हैं तो नॉर्मली अपन ऐसे ही एज यूजुअल अपन उस चीज़ को ले लेते हैं, लेकिन अपन 12वीं क्लास में अभी अध्ययन कर रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो दांत का एक अपना अलग भी टॉपिक है। तो पूरा जो डेंटल पार्ट है हमारा, टीथ का पोर्शन जो है हमारे बुक के अंदर, उसको कैसे देते हैं वो आप थोड़ा सा इसको देख लें, इसके बारे में थोड़ा डीप से अपन अध्ययन कर लें। दांत कैसा होता है, दांत का आकार कैसा होता है, दांत के क्या क्या प्रकार हैं, इन चीज़ों को भी अपन थोड़ा देखेंगे तो ठीक रहेगा ना।
तो दंत के बारे में देखेंगे अपन, है ना। दंत श्रेणियाँ, दंत के प्रकार। आपने छोटी क्लास में अध्ययन कर लिया कि दांत के कुल 4 प्रकार हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एक दंत सूत्र भी आएगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे अपन दंत सूत्र, उसकी व्यवस्था भी कैसे रहती है अपन देखते हैं। तो दंत के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे जो दांत का प्रकार है वो कौन सा है, विषम दंती। कैसा है, विषम दंती यानी हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट प्रकार का जो हमारा एक सेट है या आकार ले लें तो हेट्रोडेंट हमारा दांत है, यानी विषम दंती है। विषम दंती कहने का मतलब क्या हुआ, आप विषम दंती से कुछ समझे या नहीं समझे मैं बता दूं आपको कि विषम दंती का मतलब होता है कि हमारे मुख के अंदर जितने भी दांत हैं, चाहे वो इंसीजर्स हो, चाहे वो कैनाइन्स हो, चाहे वो प्रीमोलर हो या मोलर हो, जितने भी हमारे 4 प्रकार के दांतों का जो आकार है वो आकार क्या है, अलग अलग है। सभी प्रकार के दांतों की साइज और शेप अलग अलग है। इसी अलग अलग साइज और शेप के आधार पर हम इन दांतों को क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। एक और होता है समदंती। क्या होता है, समदंती। क्या बता रहा हूँ, एक तो हो गया विषम दंती और एक हो गया समदंती, जिसके अंदर क्या होता है, दांतों का जो आकार होता है वो दांतों का आकार एक जैसा होता है। कैसा होता है, एक जैसे दांत होते हैं। उस एक जैसे दांत हमारे अंदर नहीं होते। विषम दंती किस में होते हैं, मानव के अंदर, और समदंती किस में होते हैं, मेंढक और मछली के अंदर। मेंढक और मछली के अंदर जो दांत का टाइप से आकार जो है वो क्या है, समदंती है, यानी उनके आकार जो होते हैं वो सारे सेम हैं। तो इसका आकार लगभग सेम होता है। तो मेंढक और मछली में समान प्रकार के दांत, इसलिए उनको समदंती बोलते हैं, और हमारे सारे दांतों का आकार अलग अलग है, इन्हें विषम दंती कहा जाता है। तो इसको पूरा अपन देखेंगे, अभी इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो इसको पूरा अपन विस्तृत से भी पढ़ेंगे, उसके दंत सूत्र को भी पढ़ेंगे, तो सारा दांत का प्रकार अपन देखेंगे अभी। तो अगली जब भी अपनी क्लास होगी अपन इस दांत का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट जो है, इफ़ 2 मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई 2 मैट्रिसेस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल है, इसका मतलब 2 मैट्रिसेस जिनको ऐड भी किया जा सकता है और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, उन मैट्रिसेस के लिए। तो अब एडिशन के लिए क्या कंडीशन है, कंपैटिबिलिटी के लिए? एडिशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, एडिशन के लिए ये ज़रूरी है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि अगर तो ऐसा है कि फर्स्ट का ऑर्डर ये है तो सेकंड का शुड बी दिस थिंग, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो अगर तो वो कंपैटिबल है एडिशन, मतलब 2 मैट्रिसेस का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़ और गुणा दोनों ही पॉसिबल है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करते हैं। क्या है ये, a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है किसके, अगर इंडिविजुअली इनका ट्रांसपोज निकाला जाए, यानी a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज उसके इक्वल रहता है। सेकेंड इज k इंटू a का होल ट्रांसपोज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स A के अंदर मल्टीप्लिकेशन है k का। अब यहाँ पर मैं बताऊँगी व्हाट इज़ k। k इज़ अ स्केलर। स्केलर का मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी अदिश राशि है। तो यहाँ पर k इंटू ए का होल ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है k इंटू ओनली a का ट्रांसपोज के इक्वल। यहाँ पर k का ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये जस्ट अ स्केलर है। नेक्स्ट जो है आपका, अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों ही उसमें पॉसिबल है तो a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इक्वल जो होता है। अब वहाँ पर क्या कहा था हमने, a प्लस बी
प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है इंडिविजुअली इनका ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, दैट इज चाहे आप उसको ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकालो या फिर इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकालो। पहले ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर बी का ट्रांसपोज निकाला, फिर उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों ही चीज़ें सेम होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, पहले हमने a मल्टीप्लाई बाय b करा, उसका जो आंसर आया उसको हमने ट्रांसपोज किया। तो जब हमने ट्रांसपोज किया दैट आंसर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के। ऐसा नहीं कि ये चीज़ इक्वल है a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज, नहीं, ये चीज़ इक्वल है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, चाहे आप पहले किसी को भी ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ मैटर करती है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इट्स नॉट नेसेसरी कि a इंटू बी इक्वल आए b इंटू ए के, a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए रहता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए। a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, पहले b का ट्रांसपोज आएगा फिर a का ट्रांसपोज आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज इफ a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में a तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये फाइनल है, तो उस कंडीशन में अगर तो a और a के ट्रांसपोज को ऐड किया जाता है a प्लस a का ट्रांसपोज, तो वो जो नई मैट्रिक्स आएगी, वो जो मैट्रिक्स होगी हमारी, वो कौन सी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसी तरीके से हमने, हमारे पास a भी है और a का ट्रांसपोज निकाल के रख दिया है, दोनों को ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया a माइनस a का ट्रांसपोज, देन जो मैट्रिक्स बन करके आएगी वो होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस a का ट्रांसपोज सममित आव्यूह, a माइनस a का ट्रांसपोज इज विषम सममित आव्यूह होता है। नेक्स्ट आता है आपका a इंटू ए का ट्रांसपोज एंड a का ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली a अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, चाहे a इंटू ए का ट्रांसपोज चाहे a का ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों ही जो आंसर होंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगेन बात करें यहाँ पर a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो आएगा वो a आएगा, ये कुछ ऐसा ही है। उल्टे का अगर उल्टा करेंगे तो हमारे पास सीधा ही आएगा a का ट्रांसपोज अगेन उसका ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज यानी क्या, आपने इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम किया है तो ट्रांसपोज बन कर गया है, फिर से इंटरचेंज किया तो फिर से आप पहले वाली कंडीशन में आ गए, यानी ओरिजिनल में, यानी कि मैट्रिक्स a आ जाएगी। तो a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दैट इज a। अब इसके बाद आता है इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। दो मैट्रिसेस है इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, दोनों की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, अब a इज इक्वल टू, a को बराबर लिखा जा सकता है, किसके बराबर लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। स्क्वायर मैट्रिक्स a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर कैसे, हमको यहाँ पर तो कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमको नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं a प्लस बी का a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, लास्ट पॉइंट पे ही हमने पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स a के लिए a प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दैट मीन्स a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हमने लिखा इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में इसको एक्सप्रेस किया है।
ओके, यहाँ तक तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं, ये तो आपकी लगभग थियोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसमें भी कुछ अगर पॉइंट रह गए होंगे तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तब तक हम क्वेश्चंस कर लेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, अभी तक मैंने जितनी भी थियोरी बताई है उससे हो जाने चाहिए। फिर भी अगर नहीं होते हैं तो आप वो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर। एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij if matrix A is equal to Aij 2/4 then write the number of elements in A के अंदर अपन को एलिमेंट्स के नंबर लिखना है। सो इजी, ऑर्डर आपको पहले से दे रखा है। यहाँ पर क्या 2/4 का ऑर्डर, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 × 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। मतलब आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 और 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? 4/4 का ऑर्डर है, 4/4 का ऑर्डर है, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग आइडेंटिटी तो 1 1 1, अगेन 4 और है, तो ये 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, बाकी सारे एलिमेंट्स जो बचते हैं आपके वो 0 रहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 1/1। अब जैसे नेक्स्ट है k+4 - 1, ये आपको दे रखी है। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। दो मैट्रिसेस को इक्वल बता रखा है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो ये इक्वल है, इसका मतलब इसका ईच एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करूँ, दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पे हमको चाहिए क्या? A की वैल्यू चाहिए, तो जो पता है वो तो हमने देख ही लिया है। k+4 शुड बी इक्वल टू A। -1 की जगह -1 है, 3 की जगह पर 3 है, एंड k-4 की जगह पर -4 है। हमको क्या चाहिए? A चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम A की बात करें तो कैसे लेके आएंगे? ये जो अननोन्स है पहले हम उसको लिख देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, तो k+4 शुड बी इक्वल टू A। तो इसके अकॉर्डिंग ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड k+4 शुड बी इक्वल्स टू A, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज k-6 इज इक्वल्स टू -4। दोनों ही इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और हमारे पास A का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट थिंग k-6 इज इक्वल्स टू -4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 + 6 उधर आ गया, +6, तो ये आ गया 2। तो k का वैल्यू आ गया आपके पास 2, ये 2 हमने रख दिया यहाँ पर, तो ये हो गया 2 + 4 इज इक्वल टू A है, तो 6 इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर आपके पास A का वैल्यू आ जाता है 6। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का है 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ से आपको सिर्फ 6 के फैक्टर्स निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना है। 1/6 पॉसिबल है, 2/3 का हो सकता है, फिर अगेन 3/2 हो सकता है, और क्या 4 तो हो ही नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, और 6/1 का हो सकता है। दैट्स इट, और कोई फैक्टर बचता तो नहीं। इसका मतलब ये 4 तरीके से 4 ऑर्डर के मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, ये हो गया कंस्ट्रक्ट, और 2/2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। A इज इक्वल टू Aij है, इन विच एलिमेंट्स आर गिवन। एलिमेंट्स आपको पहले से दे दिया कि Aij इस टाइप का है, यहाँ पर अपने को ऑर्डर दे रखा है, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स हमको बनाना है। Aij आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बहुत ईजी है, 2/2 है, इसका मतलब I की वैल्यूज़ क्या क्या होनी चाहिए? 1 and 2, J इज ऑल्सो 1 and 2। तो आपके पास हो जाएगा when I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, A11 A12 और
A11 A12 फिर उसके बाद A21 A22। इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ जहाँ I है वहाँ पर I की वैल्यूज़ रखेंगे और J होगा वहाँ पर J की वैल्यूज़ रखेंगे और यहाँ पर AIJ से हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। ये तो आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर 2/3 इन विच एलिमेंट्स आर AIJ इज इक्वल टू दिस। अगेन सेम थिंग है, AIJ 2/3 का मैट्रिक्स है तो I की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 1 and 2 एंड J वुड बी 1 2 3। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23। तो इस तरीके से हम जैसे फॉर एग्जांपल A12 मुझे निकालना है तो I की जगह पर आ गया 1, J की जगह पर आ गया 2। तो फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पर I है वहाँ पर मैं 1 लिखूँगी, जहाँ J है वहाँ 2 लिखूँगी। इस तरीके से मेरे पास A12 का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑल एलिमेंट्स वहाँ से हम निकाल लेंगे, ओवरऑल मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, A और B का वैल्यू फाइंड करना है। दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है तो इसको आपको जस्ट कंपेयर करना है और इक्वल लिखना है। तो वहाँ से इक्वेशंस आएगी लाइक A + B इज इक्वल टू 6, बाकी सारे नॉन हैं, सिर्फ A × B इज इक्वल टू 8। तो A + B इज इक्वल टू 6 एंड A × B इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 8। तो सीधा सा है, या तो हम इसको सॉल्व करके तो ट्रांसफ़र करके वैल्यूज ले आएंगे और सिंपल सी चीज़ है, दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करने पर 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, यानी कि 4/2 या फिर 2/4 इसका आंसर होना चाहिए। A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 2 या फिर रिवर्स भी पॉसिबल है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन वगैरह से, तो आपके पास A और B का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलर ही है आगे के क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। कंप्लीट।